साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों NCERT कक्षा 12 हिंदी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे शमशेर बहादुर की कविता उषा। उषा यानी सूर्योदय के पहले का समय, और ये कवियों को रोमांचित करता रहा है। बहुत सारे कवियों ने इस पर अपनी लेखनी चलाई है। प्रसाद जी ने लिखा है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट पे डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो अज्ञेय जी ने लिखा है कि भोर का बावरा अहेरी, पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कन्या, और जब खींचता है जाल को तो बांध लेता है सभी को। जब शमशेर बहादुर जी ने लिखा उषा, तो उन्होंने न केवल सूर्योदय के पहले जो पल पल परिवर्तन हुए उसके केवल मूक दर्शक नहीं हुए, बल्कि भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन से भरी हलचल को जोड़ने वाले सर्जक बन गए, जोड़ने वाले सृष्टा बन गए। और वे सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करते हुए कहते हैं कि सुबह का जो आकाश है वो शंख के समान कभी नीला लगता है तो कभी राख से लिपे हुए चौके की समान गीला लगता है। सूर्य की लालिमा ऐसी लगती है मानो किसी ने काली सिल को लाल केसर से धुल दिया हो, या स्लेट पर किसी बच्चे ने लाल खड़िया लाल चाक मल दी हो। और नीले जल में किसी सुंदर स्त्री की देह जैसे झिलमिलाती है, वैसे सूरज की जो उदित होने वाली किरणें लगती हैं। और सूर्योदय होने के साथ ही ये सारे जादू टूट जाते हैं और इस बात की सूचना दी जाती है कि अब सूर्योदय हो गया है। तो आइए हम इस कविता को समझते हैं, इसका आनंद लेते हैं। सबसे पहले कविता उषा कविता जिसे शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो आप जानते हैं प्रात का मतलब है प्रातः काल, यानी सूर्योदय के पहले का समय है प्रातः काल। नभ माने होता है आसमान, नभ माने होता है आकाश, नभ माने होता है अंबर। नीला जानते हैं आप, शंख आप जानते हैं, शंख पूजा में बजाने वाला शंख उसके जैसा, लेकिन शंख की विशेषता क्या है कि वो नीला शंख है। भोर का नभ का मतलब क्या हुआ है कि सुबह का सूर्योदय के पहले का आसमान, सूर्योदय के पहले का आकाश। राख से लिपा हुआ, राख क्या है, जो लकड़ी जल जाती है तो जो उसका डस्ट बनता है बचता है, कोयले का जो डस्ट बचता है उसे राख कहते हैं। लिपा हुआ मतलब कि उसकी सफाई की जाती है, जब पानी से और राख मिला करके उसकी गंदगी को साफ कर दिया जाता है तो उस क्रिया को लीपना कहते हैं। और चौका वह स्थान होता है जहाँ पे खाना बनता है। अंतर सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ जो रसोई बनती है, जो किचन होता है वो घर के अंदर होता है, और यहाँ चौका जो है घर के अंदर ही होता है यहाँ भी, लेकिन आंगन खुला होता है और उसी खुले आंगन में खुली जगह में ये चौका बनाया जाता है। तो चौका है खाना बनाने का स्थान। अभी गीला पड़ा है, आप इसमें सब कुछ जानते हैं। बहुत काली सिल, सिल क्या होता है, पत्थर का वह टुकड़ा होता है जिस पे मसाला पीसते हैं, जिस पे दाल पीसी जाती है, उसे सिल कहते हैं। ये पत्थर का टुकड़ा होता है, छोटा चौकोर टाइप का या आयताकार टाइप का कह सकते हैं। और क्या होता है कि लाल केसर, केसर आप जानते हैं जैसे धुल गई हो, धुल गई हो मतलब किसी ने क्या किया हो, सिल को लाल केसर से धुल दिया है। स्लेट पर, स्लेट आप जानते हैं बच्चों की लकड़ी या टीने की वह तख्ती जिस पर वो काखा गागा या ABCD लिखते हैं और उसको मिटाते हैं, तो उस पर लाल खड़िया चाक, खड़िया चाक आप जानते हैं ये मिट्टी का बना होता है, बहुत सारे रंगों में होता है। जब हम पढ़ाते हैं तो चाक का यूज़ करते हैं ब्लैक बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे लिखने के लिए। मल दी हो मतलब रगड़ दी हो किसी ने। नील जल में, नीला जल, जल कैसा है, नीला जल है। किसी की गौर झिलमिल, गौर झिलमिल तो आप जानते हैं कि किसी का शरीर का रंग गोरा होता है, किसी का सांवला होता है, तो वो कैसे है कि गौर है यानी गोरा है। झिलमिल यानी झिलमिलाना। देह माने होता है शरीर, देह माने अपना जो है बॉडी जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, उषा आप जानते हैं सूर्योदय के पहले का समय, और सूर्योदय हो रहा है। तो ये शब्दों के अर्थ थे। आइए हम व्याख्या देख लेते हैं कि
जब सूर्योदय, जब रात बीत रही होती है, रात लगभग बीत जाती है और सुबह होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो वहाँ से लेकर के सुबह होने की प्रक्रिया शुरू होने से लेकर, यानी रात के बीत जाने के बाद सवेरे होने की प्रक्रिया से लेकर के सूर्योदय तक जो आसमान की स्थिति होती है, जो आकाश की स्थिति होती है, उसका वर्णन किया है, तुलना की है विभिन्न उपमानों से। किसने? शमशेर बहादुर जी ने। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि सुबह जब इन्होंने, रात बीत गई और जब आसमान देख रहे हैं तो आसमान कैसा है? नीले शंख के जैसा है, यानी नीले शंख की जो पवित्रता है, जो शुद्धता है, जो शुचिता है, वो उन्हें आसमान में दिखाई देती है। यानी आसमान बिल्कुल साफ है, उसमें कहीं कोई बादल नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल जो है वो शुभ्र है आसमान। तो नभ में प्रातःकालीन जो आसमान है बिल्कुल नीले शंख जैसा स्वच्छ है, साफ है, स्पष्ट है। और भोर का नभ, उसको देख के ऐसा लगता है कि ये भोर का नभ, ये जो सुबह का नभ है ना, सूर्योदय के पहले का जो आकाश है, ये ऐसा लग रहा है कि किसी राख से लिपे हुए चौके के समान है। अब आपको समझेंगे कि चौका क्या होता है। हमने बताया तो चौका वो रसोई होता है जो खुले स्थान में होती है। महिलाएं क्या करती हैं? खाना बनाने के पहले उस चौके को या उस स्थान को राख से और पानी से अच्छे से लीपती हैं, हाथ से साफ करती हैं उसको अच्छे से। और चूंकि पानी के साथ होता है तो वो क्या है, थोड़ी देर तक गीला बना रहता है, वो जल्दी से सूखता नहीं, सूखने में थोड़ा सा समय लेता है। तो वो आसमान को देख के ऐसा ही लगता है कि किसी महिला ने चौके को राख से लीप दिया है, और वो क्या है, उसकी सूचना क्या दे रही है कि अभी गीला पड़ा है, अभी गीला है। यानी प्रातःकालीन आसमान में क्या होता है, हल्की सी नमी रहती है ना, वो गीला रहता है। तो इसीलिए उसकी तुलना किससे की गई है? राख से लिपे हुए चौके से की गई है। किसकी? आसमान की तुलना की गई है। और क्या कहा जा रहा है? कोष्ठक में अतिरिक्त सूचना दी गई। क्या सूचना दी गई है? कि अभी वो चौका क्या है, सूखा नहीं है, वो गीला है। यानी सुबह के आसमान में क्या है, थोड़ी सी नमी है। आगे देखिए, बहुत काली सिल जरा से, आगे क्या है, ऐसा लगता है कि काली सिल, सिल हमने कहा, क्या कहा कि वो पत्थर होता है जिसपे मसाला पीसा जाता है, जिसपे दाल पीसी जाती है, उस पे किसी ने लाल केसर से उसको धुल दिया हो। तो सुबह जब क्या हुआ कि पहले आसमान कैसा दिखाई दिया, एकदम नीले शंख जैसा दिखाई दिया ना, एकदम साफ, एकदम स्वच्छ ना, एकदम शुभ्र। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा लगा कि वो जो आसमान का सीन है कि किसी स्त्री ने चौके को जो है राख से लीप दिया है ना, वो अभी गीला है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे सूरज की लालिमा आएगी तो आसमान हल्का सा लाल हो जाएगा। तो कभी को क्या लगता है कि जैसे काली सिल को किसी ने लाल केसर से धुल दिया है। केसर क्या होता है, लाल होता है, थोड़ा सा केसर क्या होता है, वो पूरी लालिमा उसमें बिखेर देता है। तो कैसा लगता है कि काली सिल को किसी ने लाल केसर से धुल दिया है। और क्या कह रहा है आगे कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, या तो ये लगता है कि किसी ने सिल को लाल केसर से धुल दिया है, या छोटे बच्चे ने अपनी जो उसकी काली स्लेट है उस पर लाल चाक मल दी है, लाल खड़िया मल दी है। ठीक है, छोटे बच्चे होते क्या करते हैं, वो चाक से खेलते हैं, तो चाक का टुकड़ा टुकड़ा करके लाल चाक को उसने क्या कर दिया, उस पर बिखेर दिया है। तो आसमान सुबह का ऐसा लग रहा है कि लालिमा फैल गई है। तो वो लालिमा जो है इस तरह से लग रही है कि किसी ने स्लेट पर लाल खड़िया मल दी हो। आगे क्या कह रहा है, अब वहाँ से देखिए कि अब क्या होगा कि लालिमा आ गई तो अब क्या होगा, सूरज की हल्की जो प्रारंभिक किरणें आती हैं, छोटी छोटी किरणें आती हैं सूरज के आने के पहले, वो आ रही हैं। और वो क्या है, नीले जल में जब पड़ रही हैं वो किरणें, सूरज की जो किरणें हैं, उषा की जो किरणें हैं, वो क्या है, जब जल में पड़ रही हैं तो लग रहा है कि कोई गोरी झिलमिलाती देह है, कोई देह है, कोई शरीर है जो गौर वर्ण का है ना। और गौर वर्ण का तुलना किससे की गई है, उषा रूपी स्त्री की ही तुलना की गई है। तो यहाँ पे मानवीकरण कर दिया गया है कि वो कोई गोरी की देह है, वो कौन सी स्त्री है, उषा रूपी स्त्री है, उसकी जो है देह जो है नीले पानी में झिलमिला रही है। और वास्तव में है क्या, सूरज की जो प्रारंभिक किरणें हैं वो नीले जल में पड़ रही हैं। तो वो क्या होता है, जब जल हिलने से कंपन होता है, झिलमिलाती है, तो वही चीज़ हो रहा है
कि कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी गोरी स्त्री की देह जो है नीले जल में क्या कर रही है, हिल रही है, झिलमिला रही है। और क्या कह रहा है, इसके बाद क्या होता है, पूर्ण विराम आता है, यानी ये दृश्य यहाँ पे समाप्त होता है और क्या, जादू टूटता है, ये सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, क्योंकि जब सूरज आ जाता है तो उसकी चमकती किरणें, तेज चमकती किरणें पूरे संसार में उजाला भर देती, पूरे आसमान में उजाला भर देती हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एकाएक समाप्त हो जाती है और उजाला चारों तरफ भर जाता है। तो वो कवि क्या कह रहा है कि जादू टूटता है अब, और क्या हो रहा है, अब सूर्योदय हो रहा है। तो ये इसकी व्याख्या है कि बहुत प्रारंभिक स्थिति में जब रात एकदम चली गई है ना, रात जाने के बाद आसमान नीले शंख के जैसा लग रहा है, उसके जैसा स्वच्छ शुभ्र लग रहा है। फिर क्या लग रहा है, उसका गीला आसमान ऐसे देख रहा है कि किसी ने चौके को क्या कर दिया है, राख से लीप दिया है, जो कि अभी तक गीला है। फिर उसके बाद हल्की सी जब लालिमा दिखाई देती है आसमान में, तो लग रहा है कि काली सिल पे किसी ने जो है केसर से धुल दिया है उसको। फिर लग रहा है कि छोटे बच्चे ने अपनी स्लेट को जो है लाल चाक उस पर मल दी है। उसके बाद क्या होता है, हल्की हल्की किरणें आने लगती है। तो किरणें जब पानी में पड़ती है तो कवि को लग रहा है कि किसी की गोरी देह जो है वो पानी में क्या है, झिलमिला रही है। और फिर सूरज निकल आता है, सारे ये सब दृश्य समाप्त हो जाते हैं। सूरज की किरणें पूरे आसमान में फैल जाती है, हर तरफ उजाला हो जाता है। तो ये सारा जादू टूट जाता है और क्या हो जाता है, सूर्योदय हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखिए काव्य सौंदर्य। तो आप देखें कि संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग है, तो भाषा सहज है और संस्कृत निष्ठ हिंदी है। संस्कृत निष्ठ यानी तत्सम शब्दों का प्रयोग है। और कैसा है, मुक्त छंद है, इसमें कहीं आपको तुक नहीं मिलेगा। तो क्या है, मुक्त छंद का प्रयोग है। और छोटे छोटे शब्दावली हैं, छोटे छोटे शब्दावली हैं। और ये क्या करती है, छोटी छोटी शब्दावली एक आँख में आपके दृश्य बनाती है, एक दृश्य बना रही हैं। तो ये छोटी छोटी लघु शब्दावली दृश्य बना रही हैं। और क्या कह रहा है कि प्रातः काल का जो गहरा रंग है आसमान का, जो हल्का सा गीला गीला सा लगता है, उसकी तुलना की गई है राख से लिपे हुए चौकी की तरह। मैंने लिखा भी है, प्रातः काल के गहरे रंग एवं नमी को राख से लिपा हुआ चौका, यानी ये जो बिंब बनाया है उसमें, उससे ऐसा बिंब बनाया है कि आसमान को देख के ऐसा लगता है कि राख से लिपा हुआ चौका जो कि है अभी गीला पड़ा है। भोर का नभ नील जल में हिल रही हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक। तो भोर का नभ और नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और आगे स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल्दी हो किसी ने। इन सब में क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए या कल्पना की जाए, वहाँ पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा होता है। तो यहाँ पे ऐसी कल्पना की जा रही है कि किसी की देह झिलमिला रही, ऐसा लग रहा है कि ऐसी कल्पना की जा रही है कि किसी ने स्लेट पे जो है लाल चाक मल दी है। तो जहाँ पे हमने कहा उपमेय में उपमान की क्या की जाए, संभावना व्यक्त की जाए या कल्पना की जाए, तो क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। और आगे क्या है, बहुत काली सिल। बहुत काली सिल, यहाँ आसमान की तुलना किससे की जा रही है, काली सिल से की जा रही है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। ठीक है, बहुत सारे प्रतीक इन्होंने प्रयुक्त किए हैं। जैसे नीला जल, नीला जल कैसे लगता है, नील जल यानी किसका है, ये नीले आकाश को प्रदर्शित करता है। तो नीला जल किसको प्रदर्शित कर रहा है, नीले आकाश को। ठीक है, और गौर झिलमिल देह, गौर झिलमिल देह ये सूरज की किरणों का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, सूरज की किरणों का प्रतीक है। तो ये क्या है, ये प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया है। और हम बता चुके हैं कि उषा का मानवीकरण हुआ है, अतः कौन सा अलंकार हुआ, मानवीकरण अलंकार हुआ है। और आप देखते हैं पूरी कविता में नए बिंब है, नए प्रतीक है, नए उपमान है और देशज और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये इसका काव्य सौंदर्य है। आगे देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका क्या उत्तर हो सकता है कि कविता में किन उपमानों को देखकर कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। तो कौन कौन से उपमानों को देख के लगता है कि गांव की जो सुबह है उसका गतिशील चित्रण है। गतिशील चित्रण का मतलब है कि सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो पहला देखिए, पहला है राख से लिपा हुआ चौका। तो आप जानते हैं स्त्रियां सुबह उठती है तो सबसे पहले चौके की सफाई करती हैं।
चौके की सफाई करती हैं, तो क्या करती, खाना पकाने की प्रक्रिया में चौके की सफाई करती हैं। तो ये क्या है, ये सुबह का स्त्रियों का एक काम है, उनके उठने के साथ उनका एक काम है। तो ये कहने का मतलब है कि ये गतिशीलता है उनके कामों की। दूसरा क्या है कि बहुत काली सिल जरा सी लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। तो यहाँ पे आप देखिए कि बहुत काली सिल जरा सी लाल केसर की जैसे धुल गई हो। इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे स्त्रियां जब खाना बनाने के क्रम में चौका लेपने के बाद क्या करती है, सिल पे मसाला पीसती हैं, दाल पीसती हैं खाने बनाने की प्रक्रिया में। तो यहाँ पे भी क्या है, एक गतिशीलता है कि पहले चौका लेपा गया है, फिर खाना बनाने की प्रक्रिया में मसाला पीसा जा रहा है। या छोटे बच्चे क्या होते हैं, वो अपनी स्लेट पे क्या करते हैं, तैयारी करते हैं स्कूल जाने की। तो वो क्या करते हैं, स्लेट को रंगते हैं, स्लेट को तैयार करते हैं स्कूल में पढ़ने लिखने के लिए। तो यहाँ भी क्या है, एक गतिशील बिंब है। आगे देखिए कि नीले जल में गौर झिलबिल देह हिल रही है। तो यहाँ पे भी क्या है कि एक सूर्य की जो है किरणें आ रही हैं, ये एक ऊर्जा का प्रतीक है। और ये क्या है, एक उषा रूपी स्त्री के प्रतीक है, जो इसके बाद पानी का काम पड़ता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जितने भी ये उपमान हैं, ये सब क्या है, गांव की सुबह का जिक्र करते हैं। गांव की सुबह जो सारे व्यक्ति अपने अपने कामों में लगे होते हैं, उसका जिक्र करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भोर का नवराग से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपरोक्त पंक्तियों में कोष्ठक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ। तो आप देखिए कि जो नई कविता है, इसमें कोष्ठक, विराम चिन्ह और पंक्तियों के बीच का स्थान, ये कविता के अर्थ को पूर्णता देते हैं। ये कविता के अर्थ को संपूर्णता देते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए कि फुल स्टॉप का पहली बार प्रयोग हुआ है, पूर्ण विराम का। तो ये क्या है, सुबह शुरू से जो दृश्य होता रहा, चित्रण होता रहा, और यहाँ पे जैसे ये पूर्ण विराम है, यहाँ पे समाप्त हो रहा है। यहाँ से क्या ये सूचना दे दी जा रही है कि अब सूर्योदय हो गया है। तो ये क्या है, इसका एक प्रतीक है कि ये घटनाएं अब यहाँ पे रुक गई हैं। अब क्या है, क्यों रुक गई हैं, क्योंकि सूर्योदय हो गया है। दूसरा देखिए, यहाँ पे अभी गीला पड़ा है। तो किसके बारे में बताया गया है, लिपे हुए चौके के बारे में। आसमान जो है क्या है, राख से लिपे हुए चौके के बराबर है, के समान है, लेकिन क्या है, अभी गीला पड़ा है। यानी आसमान भी क्या होता है, वो हल्का सा, सुबह के आसमान में क्या होती है, हल्की सी नमी होती है। तो ये एक अतिरिक्त जानकारी, अतिरिक्त सूचना देता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि कविता में जो भी कोष्ठक होता है या विराम चिन्ह होता है या पंक्तियों के बीच का स्थान होता है, वो कविता को पूर्णता प्रदान करता है, उसके अर्थ को बढ़ाता है, उसके अर्थ को अधिक स्पष्ट करता है। आगे है तीसरा प्रश्न, अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र खींचिए। तो आपके आसपास जो भी परिवेश हो, उसके आधार पे आप लिख सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पहाड़ी है चारों तरफ, हम कह सकते हैं कि आसमान, सूरज पहाड़ियों के बीच से आ रहा है, उसकी किरणें क्या है, उसकी किरणें आती ही चारों तरफ फैल जाती हैं, चारों तरफ उजाला छा जाता है। और चूंकि सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है, तो सब में क्या होता है, रात में सो लेने के बाद उनमें ऊर्जा भरी हुई होती है और वो सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं, चिड़िया चहकने लगती हैं। और उसकी किरणें क्या होती है, एक एक पत्तियों पे पड़ती हैं, फूलों पे पड़ती है। तो फूल जो है वो क्या होते हैं, अपनी पूरी सुंदरता के साथ लोगों के सामने प्रकट हो जाते हैं, और पत्तियों में क्या होता है, एक चमक आ जाती है। तो इस तरह से आप इसको सूर्योदय को लिख सकते हैं। इसी तरह सूर्यास्त लिख सकते हैं कि जो दिन भर का सूरज वो थका हारा जा रहा है, तो लोग भी क्या है, दिन भर काम करने के बाद वो थक जाते हैं, वो भी विश्राम चाहते हैं, वो भी विराम की स्थिति में जा रहे होते हैं। सूरज भी, और रात का अंधेरा जो कि सुबह भाग गया था सूरज को देख के, धीरे धीरे फिर आ जा रहा है और सबको अपने आगोश में ले रहा है। यानी अब सब क्या है, विश्राम करना चाहते हैं, और जो कालापन है जो संसार का, वो धीरे धीरे स्थान लेगा, और लोग अपनी जो चुक गई ऊर्जा को, समाप्त हो गई ऊर्जा को फिर से एकत्र करने के लिए अपने अपने घरों में जाएंगे और आराम करेंगे। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। जिस तरह से भी आपका परिवेश हो, इसमें कोई यूनिक उत्तर नहीं होगा कि नहीं जी यही लिखना है। तो आप जितना भी अच्छा दृश्य बना सकते हैं आप बनाइए और लिखिए। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो मेरा प्रयास तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।